जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को आज का जो दोस्तों टेस्ट होने वाला है ये आप लोगों के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज के टेस्ट में इसी तरीके के क्वेश्चंस होने वाले हैं जिस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने सीडीपी के आज के इस क्वेश्चंस में अगर दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन सही कर दिए तो दोस्तों इस बात को हम आपको गारंटी देते हैं, आप अपने आने वाले एग्जाम में 26 से 27 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस टेस्ट को बहुत ही सीरियस लेते हुए चलना और आप लोग जरूर अपना स्कोर बताना कितना स्कोर आपका रहा है। और दोस्तों आप लोगों से स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहेंगे, आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी रिक्वेस्ट है, अगर सेशन आपको दोस्तों अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ अपने सेशन को लाइक शेयर और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना बस। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहा गया है कि शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय के क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इसे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है? तो पहले आप लोग अच्छे से चारों विकल्प पढ़िए। तो दोस्तों जो है इसे बढ़ावा देने से हम लोगों को जो सहायता मिलती है वो ज्ञान के सह संबंध और स्थानांतरण को दोस्तों सहायता मिलती है। तो फर्स्ट का क्वेश्चन आप लोगों का डी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे से टेस्ट को देना। सेकंड क्वेश्चन कहता है यदि छात्र पाठ के दौरान बार बार त्रुटियां करते हैं तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों याद रखना, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको यही करना चाहिए कि अनुदेशन कार्य समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन दोस्तों करना चाहिए, तभी वो जो भी त्रुटियां करते हैं उसको दोस्तों दूर किया जा सकता है। बाकी आप लोग चारों विकल्प अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं जो त्रुटि करेंगे छात्र उनको बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, ये भी गलत है। ये भी नहीं, त्रुटि करने वाले छात्रों की पहचान करना चाहिए, उनके संबंध में प्रधानाचार्य से भी बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे सटीक विकल्प आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। कहा गया है साथियों कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है? तो याद रखना, जो व्यक्तिगत भेद अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो इसका जो आधार होता है वो दोस्तों शिक्षण के कई तरीके होते हैं और आपके आकलन के भी कई तरीके होते हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों दोस्तों इसके आधार हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपसे साथियों क्या कहता है? कक्षा में वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में शिक्षकों को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? याद रखना दोस्तों, जो भी क्वेश्चन गलत होगा तो कोई बात नहीं है, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे तो आप लोग कुछ सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। तो याद रखना दोस्तों, किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? तो विश्वास व्यक्त करना चाहिए छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फोर्थ का विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है? यानी जो व्यापक शब्द है तीनों बात पर तो लागू होगा लेकिन एक बात को छोड़कर। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो विकल्प आपके बी में कहा गया सूचना प्रक्रमण के सिद्धांत, इसको छोड़कर बाकी तीनों चीजों का समर्थन करता है, ठीक है। तो 5 का विकल्प आप लोग याद रखना, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम लोग CCE भी दोस्तों कहते हैं, ये भी याद रखना। जो सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत होता है ये किस पर लागू होता है? तो यह सिद्धांत दोस्तों जो है वास्तव में आपके कंप्यूटर पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहते हैं? कहा गया शिक्षार्थियों को स्वनियमन संदर्भित करता है। जो भी छात्र होंगे उनका स्वनियमन किस बात को संदर्भित करता है? तो याद रखना दोस्तों, जो स्वनियमन होता है वह स्व अनुशासन के दोस्तों माध्यम से अपने स्वयं के अधिगम की निगरानी करना, इस और दोस्तों संदर्भित करता है। आप लोगों को अच्छे से अगर आप लोग चारों विकल्प पढ़ेंगे, आप लोग अगर गलत ऑप्शन छांटना सीख गए तो दोस्तों आप लोग आसानी से अपना सही उत्तर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कह रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहा गया छात्र फैशन शो को देखकर मॉडलों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को दोस्तों क्या कहा जा सकता है? तो देखकर किसी चीज का अनुकरण करना, तो इस तरीके के अनुकरण को हम लोग याद रखेंगे। देखो दोस्तों, इसको हम लोग सामाजिक अधिगम कहते हैं, ठीक है। ठीक है साथियों, जो ये भी याद रखना,
जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों, ये आपके बंडूरा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन सा कथन विकास के संबंध में सत्य है। देखते हैं साथियों, चारों विकल्प आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो पहला कहता है इसकी प्रकृति गुणात्मक होती है, जी बिल्कुल नहीं। इसकी प्रकृति मात्रात्मक भी नहीं होती है। जो विकास के संबंध में सत्य कथन होगा कि यह प्रकृति में दोस्तों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होते हैं, तो यही दोस्तों सत्य कथन हो जाएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता है। तो इनमें से दोस्तों जो आपका कथन, आप लोग अच्छे से पढ़िए पहले, व्यवहार का अध्ययन अधिगम जो है, इसको दोस्तों अधिगम की विशेषता नहीं माना जा सकता है। ठीक है, किसको, व्यवहार के अध्ययन अधिगम को। तो 9 का विकल्प दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, व्यवहार का अध्ययन अधिगम जो होता है, ये भी आप लोग अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखते हैं चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों के प्रति संवेदनशील होना, ये तो दोस्तों महत्वपूर्ण होगा। धैर्य और छात्रों के लिए स्नेह भी दोस्तों महत्वपूर्ण है। छात्रों की आज क्षमताओं के संबंध में जानकारी भी होना चाहिए। लेकिन आपसे कहा गया है कि शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये दोस्तों सबसे कम महत्वपूर्ण आपका विकल्प हो जाएगा चारों में से। ठीक है, किसके बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में, क्योंकि आर्थिक स्थिति यहाँ पर है। तो 10 का साथियों राइट विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा गया कि प्राय अभिप्रेरणा में शामिल क्या होता है। जो बाहर से आपके अभिप्रेरणा मिलती है किसी भी काम करने को, उसको हम लोग प्राय अभिप्रेरणा कहते हैं। तो उसमें आपका क्या क्या शामिल होगा, तो देखेंगे प्रशंसा और दोषारोपण, जी बिल्कुल शामिल होता है। इसमें दोस्तों आपके प्रतिस्पर्धा भी होती है प्राय अभिप्रेरणा में, पुरस्कार और दंड भी होता है, परिणामों का ज्ञान भी। तो यहाँ पर ये चारों विकल्प दोस्तों हैं, ये आपके प्राय अभिप्रेरणा में शामिल हैं। तो यहाँ पर ये सभी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे एक बाह्य प्रेरणा होती है और एक आपकी आंतरिक प्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया भोजन प्राप्त करने के लिए अपना बच्चा बेचने वाली स्त्री की खबर को किस आधार पर सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको जो है सबसे अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत के तरीके से इसको दोस्तों। तो 12 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शैशव काल में बच्चा निर्देशित होता है। तो शैशव काल में बच्चा किशोर निर्देशित होता है, ये दोस्तों प्रवृत्ति से निर्देशित होता है। ठीक है, तो 13 का विकल्प बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग शैशव काल में एक लाइन अच्छे से समझ लीजिए जो हम बोलने जा रहे हैं। आरंभिक आयु में जो बच्चे होती हैं, इनकी अधिकांश क्रियाएं जो है वो दोस्तों आपकी कैसी होती है, यादृच्छिक होती हैं, क्योंकि उसे दोस्तों वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसी आयु में बीमारी होती है जिस आयु में उसके पिता को वह बीमारी दोस्तों हुई थी। तो ये दोस्तों किसकी ओर उदाहरण कर रहा है ऐसा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये दोस्तों आपकी जैविक आनुवंशिकता की ओर उदाहरण है। किसका है, जैविक आनुवंशिकता का। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के परिणाम होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। मतलब एक तकनीक को छोड़कर पूछा गया है, बाकी मतलब एक तकनीक को छोड़ना है, बाकी जो चीजें हैं वो दोस्तों क्या करती हैं, चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप लोग विकल्प पढ़ेंगे। कहा गया प्रश्न पत्र के पैटर्न से परिचित कराना, ये तो दोस्तों सही है। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे विकल्प भी कह रहा है परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तकनीकें हैं जो परीक्षा के परिणाम में होने वाली चिंता को दूर करने का प्रयास करती हैं। जो परीक्षा के कारण जो भी चिंता होती है उसको दूर करने का प्रयास करती हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, परिणाम के संबंध में बहुत अधिक सोचना। तो 15 का विकल्प दोस्तों बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में खाली स्थान की भूमिका पर महत्व देता है। तो याद रखना दोस्तों, ये आपके भाषा की भूमिका पर दोस्तों महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए,
उनके निदान के बाद खाली स्थान क्या होना चाहिए? तो जो भी कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि उनको उपयुक्त उपचारात्मक कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूछा गया कि बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं। इस कथन द्वारा कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है? तो याद रखना इस कथन के द्वारा जो दोस्तों सिद्धांत दर्शाया गया है वो आपके वाइगोत्स्की का सिद्धांत को दर्शाया गया है कि बच्चे जो हैं वो अन्य लोगों से बातचीत और संवाद की सहायता से दुनिया के बारे में जानते हैं। ये सिद्धांत आपके वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, देखिए दोस्तों सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम 24 का देखना या 23 का ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है। कहा गया कि शिक्षक समूह परिचर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि जैसे कई समूह गतिविधियों में अपने शिक्षार्थियों को व्यस्त रखता है। यह सीखने के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना दोस्तों ये जो है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को दोस्तों प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। तो 19 का विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या करेगा दोस्तों? व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। ठीक है, तो 23 का विकल्प आपका बी बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों क्या पूछ रहे हैं? खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देता है, यानी किसी कौन सी एक बात को छोड़कर बाकी चीजें जो हैं उस शिक्षार्थियों के अनुदेशन पर उसको नियंत्रण कर देती हैं। तो याद रखना दोस्तों विकल्प 24 का जब विकल्प सी पढ़ेंगे कहता है शिक्षार्थी से जानकारी याद करने के लिए कहना। दोस्तों याद रखना याद करने की बात, रटकर वाली बात, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। तो आप लोग इसको आसानी से छाटकर चारों विकल्प में से जवाब दे सकते थे कि याद करने के लिए कहना, इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें शिक्षार्थियों को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छात्रों के हकलाने की समस्या में जो भी उनकी हकलाने की समस्या से किस पद्धति के प्रयोग से निपटा जा सकता है? तो याद रखना उनकी जो प्रवृत्ति भाषण होती है इसके पद्धति के प्रयोग से दोस्तों इसको निपटा जा सकता है। ठीक है, प्रवृत्ति भाषण की पद्धति से दोस्तों। तो याद रखना 25 का विकल्प भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा गया कि एक बच्चा शिक्षक द्वारा डांटे जाने से बचने के लिए आदेश का पालन करता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल का कौन सा चरण इसे दर्शाता है? तो कौन सा चरण दोस्तों इसको दर्शाता है? तो वो है आपके दंड और आज्ञाकारिता का उन्मुखीकरण। ये दोस्तों इस चरण को दर्शाने का काम करता है। तो 26 का विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि अधिगम अक्षम बच्चों के संदर्भ में तत्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना जैसे त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज और सामग्री प्रबंधन से जुड़े हैं। तो याद रखना इसका दोस्तों सही जवाब साग्रंथित अधिगम डिजाइन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहा गया रेवेन का प्रगतिशील साचा परीक्षण खाली स्थान परीक्षण का उदाहरण है। तो ये दोस्तों आपके संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धोक का दोस्तों उदाहरण हो जाएगा। तो याद रखना साथियों जो 28 नंबर क्वेश्चन का विकल्प जो है वो आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको दोस्तों आरपीएम परीक्षण भी याद रखना। क्या आरपीएम परीक्षण जो होता है ये संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण का उदाहरण होता है। किसका दोस्तों है? संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नृत्य किस प्रकार की बहुबुद्धिमत्ता से संबंधित होता है? तो बात हो रही नृत्य के बारे में। तो ये दोस्तों जो है आपके प्रायोगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है। तो जो भी आपकी रचनात्मकता होती है दोस्तों ये किससे जुड़ी होती है? तो आपकी अभिसारी सोच से साथियों जुड़ी होती है। ठीक है, यह अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है, रचनात्मक बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चा भी माना जाता है। ऐसे बच्चों का लक्षण कैसा होता है?
अभिसारी लक्षण होता है या अभिसारी चिंतन होता है? तो अब आपके 30 क्वेश्चंस में साथियों कितने क्वेश्चन सही हुए आप जरूर सभी लोग बताएंगे। अब हम लोग दोस्तों हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस कवर करते हैं। अगर टाइम मिलता है तो ईबीएस के भी 30 क्वेश्चंस आज ही कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी का क्या कहता है? अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो याद रखना साथियों, इस स्थिति में आपकी इस स्थिति में जो अध्यापक को करना चाहिए वो क्या दोस्तों करना चाहिए? तो 136 का जो विकल्प बी है, इन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका दोस्तों ढूंढना चाहिए। साथियों 137 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। कहा गया कि गर्वित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, इस स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल करना चाहिए? जबकि क्वेश्चन में होना चाहिए था दोस्तों किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों संधि जो है ये क्या होता है कि संधि तीसरी कक्षा के पाठ्यक्रम में दोस्तों इसको शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर छात्र इसे समझने में आपके सक्षम नहीं होते। बाकी लिंग, समानार्थी शब्द, वचन, इन तीनों को शामिल करना चाहिए। तो जरूर आप लोग याद रखना है इस बात को। फिर कहा गया कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग आपके संज्ञानात्मक विकास में क्या होगा दोस्तों? सहायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य वो क्या नहीं होगा? कंठस्थ करना। ये दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव है, आप लोगों को बता चुके, रटना, कंठस्थ करना, याद करना। तो 139 का बी विकल्प सही हो जाएगा। फिर कहा गया घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या सदैव समान होती है? ऐसा होता है क्या? या सदैव अलग होती है या सदैव टकराहट से गुजरती है? तो याद रखना दोस्तों समान हो सकती है, ऐसा कहा गया है। तो विकल्प 140 का बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरंभिक शिक्षा किस कौशल पर आधारित होती है? तो आरंभिक शिक्षा जो है दोस्तों याद रखना ये आपके श्रवण कौशल पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया, इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पठन कौशल में सर्वप्रथम उसे क्या सीखना चाहिए? तो पठन कौशल में जो उसे दोस्तों सर्वप्रथम सीखना चाहिए वो वर्ण पहचानना दोस्तों सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले आदि सुनते हैं। इस प्रकार की सभाओं से किन दो कौशलों का विकास अधिक होगा? तो याद रखना दोस्तों इनसे जो आपके मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण का दोस्तों विकास अधिक होगा। तो 143 का विकल्प डी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कक्षा 5 की छवि बिना गलती किए पढ़ती है, अध्यापिका प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वाती है। अध्यापिका द्वारा ऐसा करने में कक्षा के बाकी विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बाकी विद्यार्थियों पर आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी पठन कौशल से दोस्तों क्या हो जाएंगे? बिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा की पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों पाठों की संख्या क्या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा, या विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा के विभिन्न छटाएं? तो आप लोग बताइए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा? ये भी क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या होना चाहिए सर दोस्तों? सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आपके अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो विकल्प ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता? पाठों की संख्या। तो आप लोग अच्छे से समझ लेना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा में आप सबसे कम महत्व किसे देंगे? तो सबसे कम महत्व जो हम लोग देंगे वो चारों विकल्प में से किसे देंगे? तो विकल्प डी में आपसे कहा गया है कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता, अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे कम महत्व देंगे।
तो यहाँ पर विकल्प साथियों आपका 146 का डी बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बहुभाषिक एवं बहुसंस्कृतिक कक्षा में क्या दोस्तों होना चाहिए? वहाँ पर बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान मिलना चाहिए और इसको स्थान देते हुए मानक भाषा से भी उसका दोस्तों परिचय कराना चाहिए। ये दोस्तों आपके बहुसंस्कृत कक्षा के बारे में बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके बारे में? आपके बहुभाषिक और बहुसंस्कृत कक्षा के विषय में। तो 147 का विकल्प दोस्तों सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? तो इनका दोस्तों जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो 120 से 29 के बीच में हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा कारक भाषा के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा के विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों वो समृद्ध भाषिक परिवेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखते हैं साथियों किसकी भूमिका। तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी पढ़ना सीखने में। तो यहाँ पर विकल्प 150 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए? आप सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताएंगे। और साथियों आपका सेशन आप लोगों को किस तरीके का लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने इस सेशन को लाइक शेयर और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दोस्तों आप सभी लोग मेहनत करते रहिए।